नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। रमजान महीने में और ईद से ठीक पहले मुस्लिम वोट की सियासत पर अब जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है और उसका सेंटर क्या बना है? जाहिर सी बात है बिहार ही है, क्योंकि वहां पर इसी साल बस 4-5 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत आज पटना से ही की। लेकिन खास बात यह रही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खास एक न्योता दिया। एनडीए में जो सहयोगी पार्टियां शामिल हैं, जेडीयू, एलजेपी, टीडीपी, आरएलडी, इन सबको उन्होंने एक आमंत्रण भेजा। लेकिन इन पार्टियों में से इनका कोई भी प्रतिनिधि इस आंदोलन में मंच साझा करने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन ये मौके का खूब फायदा उठाया लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने, प्रशांत किशोर ने। ये सब वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंच करके वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। तेजस्वी यादव ने तो यह भी कहा कि हम यहां आपका हाथ मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद वो यहां आपके साथ खड़े हुए हैं, आपका हाथ मजबूत करेंगे और इस नागपुरिया कानून को कभी पास नहीं होने देंगे। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। यहाँ इनका व्यक्तिगत होना इस अवस्था में और क्या दर्शाता है कि उस बिल के खिलाफ है, यही अपने आप में संदेश है। देखिए, ये अलामती सिंबॉलिक एक धरना था। ये संदेश देना था नीतीश जी को, जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान साहब को कि आप इस वक्त एनडीए में हैं। अगर आप इस काले बिल का समर्थन न करेंगे तो यह काला बिल कानून नहीं बन सकता है। ये जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 है, ये एक नंगी तलवार है जिसको मोदी जी के हाथ में तलवार है। क्या मोदी का समर्थन आप करेंगे? ये तलवार सिर्फ मुसलमानों के गर्दन पे नहीं है, ये तलवार उठी है देश के संविधान पर भी। ये तलवार उठी है भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के समरसता वाले माहौल पर भी। अगर ये काला कानून पास हो गया तो पूरे मुल्क में खाना जंगी होगी। हमारा आवाज़ एक ही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ये संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार के नीतीश कुमार जी तक हमारा ये पैगाम है कि जिस तरह से मुसलमानों का वोट आपको मिलता है, उसी तरह से आज हमारे मामले में आपको हमारा साथ देना चाहिए। इसीलिए तमाम मिल्ली तंजीमों ने उनके इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया है, क्योंकि इफ्तार पार्टियाँ जो होती हैं वो एक सियासी पार्टी होता है, वो एक सियासी लाहेअमल होता है। लिहाजा इसीलिए हम मुसलमान तंजीमों की जानिब से, मुस्लिम मिल्ली तंजीमों की जानिब से इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया गया है और आज ये धरने का और ये धरना पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलेगा और बड़ी तहरीक चलेगी उस वक्त तक जब तक के पार्लियामेंट में ये बिल बातिल नहीं हो जाता, रिवॉक नहीं हो जाता। हुकूमत को चाहिए कि अपने तमाम लोगों की रियायत करे। ऐसा न हो कि एक तबके के साथ ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई नारवा सलूक होता है। अगर कोई कानून बनता है तो सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए एक ऐसा कानून बनाना ये मुनासिब नहीं लगता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो आला जिम्मेदारान हैं, यहाँ पे जितनी मिल्ली तंजीमों के आला जिम्मेदारान हैं, उनकी बात लेटर पैड के माध्यम से जो भी प्रधानमंत्री या राज्य की सरकारों तक जाए, वो इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुन करके इसके मुताबिक हम लोगों के काम को आगे बढ़ाएं। इधर मुस्लिम वोट को लेकर के जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और इसमें हर मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है, चाहे वो वक्फ बिल का विरोध हो या फिर मथुरा संभल का मुद्दा हो या फिर सौगाते मोदी, जिसके जरिए बीजेपी मुसलमानों को अब लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी एक तरफ विपक्ष को वक्फ विरोधी बता रही है तो दूसरी तरफ सौगाते मोदी चल रहा है। वहीं बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप मुसलमानों को कहें कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, उनको सौगात बांट रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, लेकिन सवालों से पहले आपको, अड़ी के सवालों से पहले आपको सुना देते हैं कि विपक्ष के सवाल क्या है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे
धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं, न तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है, उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। तो देखिए, यही सवाल बार बार पूछ रही हैं कांग्रेस जैसी पार्टियां, आरजेडी जैसी पार्टियां कि एक तरफ है सौगाते मोदी, दूसरी तरफ है धमकिए योगी। तो बिहार चुनाव के पहले क्या वोट का सियासी केंद्र बन चुका है मुसलमान वक्फ, सौगात और बिहार क्या तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण को लेकर के हो रही है टकरार? शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के नेता सत्य प्रकाश मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी भी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती जल्दी हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले सवाल तो आप ही से होगा सत्य प्रकाश जी, आप इफ्तार में नहीं जा रहे हैं आजकल? वो वक्फ का वहां लेकर के एक मोर्चा भी बना हुआ है, उन्होंने तो आपको दावत भी दी है कि आइए, अगर आप मुसलमानों के साथ हैं तो हमारे साथ मंच पर रहिए, दिखाइए कि आप मुसलमान हितों की रक्षा करेंगे। मैं उस बिंदु से इस बात को शुरू करूंगा कि जब 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ पहली बार लिया, तो भागलपुर दंगे पर, उस फाइलों पर जो धूल जमी थी, कांग्रेस पार्टी और राबड़ी देवी जी और लालू जी की 15 साल की सरकारों की जो धूल जमी थी, जो फाइल दबा कर बैठे थे 1989 के भागलपुर दंगे का, उसको नीतीश कुमार जी ने खोला और बिहार के उन तमाम दंगा पीड़ितों को भागलपुर का न्याय दिलाया। और जिस दंगा अभियुक्त को, मुख्य अभियुक्त को लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार उस समय दिया था 90 में, उसको जेल के सीखचों के पीछे भेजने वाले कौन थे? बिहार की अल्पसंख्यक जनता जानती है। और आज मैं ये दोहराता हूं, वो नीतीश कुमार थे। कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भागलपुर दंगा पीड़ितों को यदि न्याय मिलता है तो यह कमिटमेंट उनका अल्पसंख्यक सुरक्षा के प्रति दर्शाता है। 20 सालों की सरकार में नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सबसे बड़ा, उनकी महिलाओं, जो परित्यक्ता महिला थी, उनको सहायता राशि प्रदान किया। हुनर नाम की योजना, अल्पसंख्यक महिला जो मुस्लिम महिला है उसको विकसित करने के लिए हुनर नाम की योजना लाई, 2500 रुपया उसमें मिलता है। बिहार के तमाम कब्रिस्तान, जिसके कारण दुनिया भर का विवाद होता था, झंझट हो, बहुत तरह की सांप्रदायिक हिंसा हो जाती थी, उसके घेराबंदी का काम नीतीश कुमार ने किया। और अल्पसंख्यक युवाओं के विकास के लिए जो एक उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख रुपया मिलता है और 5 लाख की सब्सिडी है कि 5 लाख आपको वापस नहीं देना है, इसका काम नीतीश कुमार जी ने किया। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण नीतीश कुमार जी ने किया। तो भारत का कोई हिस्सा नीतीश कुमार के सांप्रदायिक व्यवहार और नीतीश कुमार का कमिटमेंट अल्पसंख्यकों के प्रति जो है, उस पर कोई दाग नहीं है, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। दाग तो अब लगाए जा रहे हैं ना। हाँ, वक्त पे बताइए, आपने मैं अभी वक्त पर आ रहा था। पद्मजा जी इस बात को समझिए, जब वक्फ बिल आया तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले। नीतीश कुमार जी के साथ पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता, श्री संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष वो मौजूद थे, केंद्र में जो मंत्री हैं ललन सिंह जी वो मौजूद थे। सबने कहा आप अपना सुझाव दीजिए, हम बिल्कुल आपके जो भी आपत्तिजनक तथ्य हैं जो नहीं होना चाहिए उस पर बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और उन तथ्यों को संसदीय समिति में, ये तो बताइए अभी कहां खड़े हैं? आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधा चुनौती आपको दी है कि आज के चुनाव में, आज के दौर में देश में अगर आप मुसलमान के साथ हैं तो आप वक्फ के खिलाफ हैं। मुसलमान के साथ नहीं, ये उन्होंने चुनौती दी। हास्यास्पद प्रश्न है आपका
कि क्या नीतीश कुमार पर यह कोई हिंदुस्तान का राजनीतिक दल या कोई बोर्ड सवाल पैदा कर सकता है? हिम्मत नहीं है उनकी। 46 साल की राजनीति बेदाग सांप्रदायिकता सौहार्दपूर्ण रही है। उन्होंने 3 बिंदुओं पर जीवन में समझौता नहीं किया। कम्युनलाइजेशन पर कोई समझौता नहीं है उनका। और बिहार में 15 साल जो सरकार थी लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने दंगा के फाइल को अपने जेब में रखा, दंगा अभियुक्तों को साथ लेके घूमते रहे, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तमाम लोग उस समय इनके इफ्तार का विरोध क्यों नहीं करते थे? क्यों उनके पीछे पीन बजाते थे? आप नाराज मत होइए, प्रियंका भारती हंस रही है। पद्मजा जी, हास्यास्पद सवालों की फेहरिस्त आपकी लंबी है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, सवाल मेरा नहीं है, सवाल ये सारे मुस्लिम संगठन आज इस देश में अगर कोई सांप्रदायिकता सौहार्द का सबसे बड़ा नेता है तो वो नीतीश कुमार है। दूसरा कोई नेता है उनके ऊपर अंगुली उठाने से पहले प्रियंका भारती जो राजनीति कर रहे हैं उस चीज पर, ये तमाम लोग अपने गिरेबान में झांके। अभी मुमताज रिजवी भी हंस रहे हैं, प्रियंका भारती भी हंस रही हैं, पर आप हंसी मत। मुझे आखिरी लाइन कहने दीजिए। अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है, इस पे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का स्पष्ट संसद के प्रांगण से एक बयान स्पष्ट है कि देखिए 2013 में भी संशोधन हुआ, 1954 में भी संशोधन हुआ। अगर कोई सुधारवादी योजना के तहत कोई संशोधन है तो उसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा धड़ा इस देश में वक्फ में संशोधन चाहता है, क्योंकि कुछ चंद लोग उन्होंने वक्फ जमीनों को कब्जा कर रखा है, और जिस मकसद से वक्फ जमीनों को मुस्लिम समाज के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं किया है। ठीक है, अगर कानून में संशोधन की जरूरत है तो वो होना चाहिए। प्रियंका भारती के नेक संवाद इफ्तार में तमाम धड़े आए थे, जिन लोगों ने विरोध भी किया उनके ऑफिसर भी उसमें शामिल थे। पद्मजा जी, नीतीश कुमार बिहार में सांप्रदायिकता सौहार्द और मुस्लिम समाज के विकास के लिए कमिटेड पर्सन है। ठीक है, और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई प्रियंका भारती, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुमताज रिजवी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुस्लिम वर्ग के मसीहा हैं नीतीश कुमार। खुद ही खुद को सर्टिफिकेट देना हो तो फिर क्या कहा जाए। रही बात समझौता करने की, तो नीतीश कुमार जी ने जिस दिन दंगाइयों बलवाइयों अर्थात कि भाजपा के साथ समझौता कर लिया, उसी दिन वो उन्हीं की तरह सांप्रदायिक हो गए। वरना ये कह रहे थे मुसलमान हितैषी हैं, इन्हीं के एमपी थे ना देवेश चंद्र ठाकुर जी, क्या बोले थे? बोले थे मुसलमान यादव कुशवाहा हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम उनका कोई काम नहीं करेंगे। ये हमारे बोल तो नहीं थे, इन्हीं के सांसद बोल रहे थे। किनके खिलाफ बोल रहे थे? मुसलमानों के खिलाफ। और रही बात इस वक्फ बोर्ड की और वक्फ अमेंडमेंट बिल की, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया बिल लाए थे, तो फिर जेपीसी में गया ही मामला क्यों? वहीं से पास होना था ना, पर मामला वहां गया, मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट तो उसमें है। और फॉल्ट तो यहां तक है कि फॉल्ट किल और मुसलमान इसके खिलाफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने भाजपा की नीति, अपने प्रति उनकी क्या रवैया मुसलमानों के लिए उनका रहा है, उन्होंने इतिहास में देखा है हमेशा से। मैं पिछले 10 सालों की बात करूं, छोड़िए, मैं पिछले 1 साल की ही बात करती हूं। 2024 में लोकसभा चुनाव थे। लोकसभा चुनाव के दौरान में 110 हेट स्पीचेस अकेले नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ, गाय भैंस बकरी पता नहीं क्या क्या। उसी के आगे जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और फिर उसी को 58 के करीब दिए हैं अमित शाह जी ने। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, ये दलितों पिछड़ों तक भी जाता है। खैर उसकी बात आज मैं नहीं करूंगी, मैं इस बात की कर रही हूं कि अगर इनका इतना प्रेम है मुसलमानों से, मानव फेलोशिप होता है ताकि अकलियत तबके के बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुंचे, उसको खत्म करवा दिया। एक और नमूना मैं पेश करती हूँ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाया किन लोगों ने? कौन थे वो लोग? तो मेरा यही कहना है कि जिस दिन नीतीश कुमार जी ने भाजपाइयों के साथ में समझौता किया, दंगाइयों बलवाइयों के साथ में समझौता किया, और ऐसे लोगों को पनाह दी जो कहते हैं, गिरिराज जैसे लोगों को जो कहते हैं कि अपने घर में तलवार रखो, उसी दिन उनका सांप्रदायिक चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हुआ। सत्यप्रकाश जी, 18% मुस्लिम वोट है बिहार के अंदर, 76% पिछली बार गया था महागठबंधन के पास 2020 में। इस बार ये कह रहे हैं कि 100 का 100% जाएगा, क्योंकि आपने तो दंगाइयों बलवाइयों का समर्थन ले ही लिया है, ऊपर से अब योगी आदित्यनाथ, ऊपर से अपना वो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, संभल की बात कर रहे हैं। ये प्रवक्ता जो है आरजेडी की नहीं है, राजनीति में कब से है मुझे नहीं मालूम, 89 में इनका जन्म हुआ था नहीं पता, लेकिन जिन बिहार के दंगाइयों को लालू प्रसाद यादव जी अपने जीप में लेकर घूमते थे, महोदया जरा लालू जी से सवाल पूछ लीजिए। और महोदया 2010 के चुनाव में जब हम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ चुनाव लड़ी, तो 30% से ज्यादा मुस्लिम समाज का वोट हमारे पास आया। CSDS का आंकड़ा है, और 206 सीट हम जीत गए थे। राबड़ी जी 2-2 सीट से चुनाव लड़ रही थी, हार गई। राजद 27 सीट पे आ गया था, क्योंकि हमने
तमाम समाज के विकास का काम हमेशा किया। पहला 11.3% का विकास दर ले गए, देश में सर्वाधिक था। अभी 14.27% का विकास दर है, देश में चौथे पायदान पे है। आपके जमाने में 23,000 करोड़ का बजट होता था, अभी 3,17,000 करोड़ का बजट है। सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास वाले के साथ यदि हाथ मिला लिए तो आपको लगता है बस राबड़ी जी का विकास। तो आपको लगता है जो कुछ अभी संभल में कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास है? मैडम प्लीज, पद्मजा जी मैं आपका बहुत आदर करता हूं। ये राबड़ी जी का विकास हुआ क्योंकि सीधे लॉन्च हुई, सीएम बन गई, राजनीति में कभी थी नहीं। मीसा जी का विकास हुआ, सीधा लॉन्च हो गई, राज्यसभा चली गई, लोकसभा। सिंगापुर टू सारण लॉन्च हो गई, रोहिणी आचार्य जी, उनका विकास हो गया। प्रियंका जी का विकास होता तो मैं उनको शाबाशी बधाई देता। दोनों साले ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के उनके जो ब्रदर इन लॉ सुभाष यादव हैं वो कह रहे कि सीएम हाउस में बैठ करके, अभी रुकिए ना, हाउस में बैठ के किडनैपिंग का प्लान होता था। बेटी के शादी में पटना के शोरूम से तमाम चीजें लूट लेने वाले हमें विकास का परिभाषा समझा रहे हैं आज। और बिहार में 20 सालों की घटना है, स्टेशन पर तीनों को गोली मार दी गई। सभ्यता रखी, कौन लोग मरे? आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। कौन लोग मरे? प्रियंका जी कल सिर्फ आइसक्रीम मांगा एक आदमी, अभी मुसलमान हितों की बात हो रही है। मैं एक चीज आइसक्रीम मांगा और कट्टा ठोक दिया गया। का दर बाकी राज्यों से बहुत कम है। ये मुसलमान हितों की बात करेंगे। और मुस्लिम समाज बहुत सुरक्षित महसूस करता है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं। कभी भी बिहार में 20 सालों में कोई ऐसा सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ जिसको लेकर के आप कोई बात कह सके। ठीक है, अगर मुसलमान सुरक्षित महसूस करते हैं, नहीं रुकिए, उनकी मुस्लिम समाज की महिलाएं आज बिहार के पुलिस में है। पूरे देश में 29% महिला आज बिहार के पुलिस में है, जो देश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा आंकड़ा है। पूरे देश में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जहां महिलाओं को 35% आरक्षण दे करके प्रियंका भारती जैसे लोगों को मजबूत किया कि आरजेडी में प्रवक्ता है आज, तो वो किसका देन है? आज महिला राजनीतिक रूप में सामने अगर बिहार में है, वो नीतीश कुमार पंचायत में बहुत बुरा होगा। ठीक है सत्य प्रकाश जी, एक एक करके मुद्दे की बात करते हैं। कोई फाइल नहीं है आपके पास। शिवम त्यागी, अगर मुसलमान इतना सुरक्षित महसूस हो रहा है जदयू और भाजपा की सरकार में, तो नीतीश जी ने इफ्तार की पार्टी दी, चिराग पासवान ने इफ्तार की पार्टी दी। 6 ऐसे संगठन थे, 7 संगठन थे जिन्होंने कहा हम तो आपकी इफ्तारी में ही नहीं जाएंगे क्योंकि आपने भाजपा का हाथ थामा, यानी कि हमने आपको कह दिया बाय बाय। अब बिहार चुनाव में भी बाय बाय, मुस्लिम वोट बाय बाय। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं पद्मजा जी कि वो तो संगठनों का अपना निर्णय है, लेकिन जिस तरीके से सरकार चली, जिस तरीके से चीज़ें रही, वो अपने आप में बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेहतर थी। और जाहिर है मुस्लिमों को लेकर तो एक जो बात लगातार होती रही है, उनको तुष्टीकरण के मामले में, चाहे किसी भी चीज़ को, आजकल देख रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहला वो संगठन था जब शाहबानों को मात्र 75 रुपये मेहनताना मिलना था, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करके राजीव गांधी जी से जो वो लाकर बिल लाया गया था और उसको जो है टर्न डाउन कराया गया था कोर्ट के निर्णय को, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। 3 तलाक का निर्णय जब मोदी सरकार लेकर आई कि उसको खत्म करेंगे, तो सबसे पहले अगर कोई उसके विरोध में था तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। यानी कि जाहिर है कि उस पर्टिकुलर समाज की महिलाएं आगे बढ़ नहीं सकती, पढ़ लिख नहीं सकती, इस तरीके की कुरीतियों से बाहर आ नहीं सकती। अगर उनको गुजारा भत्ता के लिए मात्र 75 रुपए मिलने हैं तो उसका भी वो विरोध करेंगे। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीजें सोच विचार करने की हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वो नहीं आए, शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं और वही उसको प्रचंड बहुमत से जिताकर लाने वाले हैं। पर लेकिन जब योगी आदित्यनाथ वहां पर नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई कुछ लोग बुलडोजर की भाषा समझते हैं, तो फिर नीतीश जी कुछ बोल नहीं पाएंगे ना, या फिर चंद्रबाबू नायडू जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप बुलडोजर एक्शन का समर्थन कैसे कर रहे हैं, या फिर जयंत चौधरी कुछ नहीं कह पाएंगे, या फिर चिराग पासवान कुछ नहीं कह पाएंगे, कैसे डिफेंड कर पाएंगे? उन्होंने कुछ लोग कहा, आपने मोदी उसमें मुसलमान ढूंढ लिया। नहीं, क्योंकि सवाल उसी के लेकर के पूछा गया था ना। बहुत क्लैरिटी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया है, वो तो किसी मुसलमान का ही घर गिराया गया था प्रयागराज में, उसी को लेकर के जजमेंट आया था। पद्मजा जी, अगर महाराष्ट्र में नागपुर बेंच जो है उसमें भी मुसलमान का घर गिराया गया था, उसी को लेकर के जजमेंट आया था। पद्मजा जी, अगर आप कलाम बनेंगे तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आपको कंप्यूटर देगी, लेकिन अगर आप कसाब बनेंगे तो काला पानी के लिए तैयार रहिए।
इस देश में हर किसी पढ़ने बढ़ने वाले के लिए हर तरह की योजनाएं, उन पर भी मैं आगे आऊंगा, जो मोदी सरकार ने दी हैं, एक्सक्लूसिविटी के साथ जो चीजें चलाई है वो हर समाज को दी है, मुस्लिम तबके को भी दी है। लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई भी फ्रेंज एलिमेंट इस तरह की चीजें करता है, कहीं पर भी डिस्कंफर्ट पैदा करता है, अनरेस्ट पैदा करता है, तो आप डिफेंड कर रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स डिफेंड कर रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं? जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं बुलडोजर को लेकर के, उसको डिफेंड कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन है, इसमें धर्म की बात ही नहीं है। मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति, भाई मैं आपको, त्यागी तो मुसलमान नहीं है ना अभी फिलहाल जो है, उनके ऊपर भी चला, बहुत जगह पंडित है उन पर भी चला, जाट है उन पर भी चला। और सत्यप्रकाश जी, आप भी डिफेंड करते हैं ये सब? आप भी डिफेंड करते हैं बुलडोजर को? डिफेंड करते हैं। मैं बस एक जेडीयू का स्टैंड जानना चाहती हूँ। कानून के राज को डिफेंड करता हूं। ठीक है, आप कानून के राज को डिफेंड। पॉइंट और ऐड कर दूं, ये मुस्लिम समाज को नहीं पता, जब सीएए का कानून आ गया था उस पर दस्तखत पहला किसका था? लालू प्रसाद यादव जी का, संसद की उस समिति के मेंबर थे वो। और नीतीश कुमार जी ने, जब ये देश में बहुत तरह के र्यूमर्स उड़ने लगे कि मुस्लिम को कोई निकाल देगा, ऐसा किशनगंज की रैली में कहा, इस भारत में किसी के बाप में दम नहीं है, किसी मुसलमान को इस देश से निकाल देगा। ये कमिटमेंट है उनका। ठीक है, मुस्लिम समाज को बेवकूफ बनाने का काम जो लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली, कांग्रेस की पूरी लंबी परिवारवादी पार्टियां करती रही, उनसे थोड़ा मुस्लिम समाज को बचने की जरूरत है। और ये संवाद, नेक संवाद जो इफ्तार पार्टी में हुआ, वहां बिहार के वो तमाम लोग मौजूद थे नीतीश कुमार जी के पास, जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताइए फराज किदवई, अब किसी को आप बुलावे में नहीं ला पाएंगे। अब मुसलमान समझ गया है, जेडीयू, बीजेपी, सबका साथ सबका विकास, मोदी की सौगात, नीतीश की सौगात, सौगात है मोदी। सबसे पहले मैं शुरुआत आज बिहार से ही करूंगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की एक नई शेरनी हम लोग के सामने प्रियंका भारती बैठी हुई है और इनकी तरफ देश जो है वो बहुत ही उम्मीदों की तरफ देख रहा है इनको। प्रियंका, आप ऐसे ही संघर्ष करती रहिए, देश की जनता आपके साथ है। एक शेर सुनिए सत्य प्रकाश जी कि खैरात की जन्नत ठुकरा दे, है शान यही खुददारी की, लब ऊपर ऊपर हंसते हैं, दिल अंदर अंदर रोता है, और मल्लाहों को इल्जाम न दो, तुम साहिल वालों क्या जानो, ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब आपने आदरणीय लालू यादव जी के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ चुनाव लड़िए, उस चुनाव में आपको हरवाने के लिए मोदी जी के जो भक्त हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, उनके जरिए आपको हराया गया। तो ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। पद्मजा जी, दूसरी बात, सत्य प्रकाश जी ने अभी कहा कि बिहार में मुसलमान बहुत सुरक्षित है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से मानता हूं कि मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा कोई देश रहने के लिए नहीं। आपस में हमारा क्या चल रहा है हम निपट लेंगे, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत देश नहीं है। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ठीक ठाक पढ़ लिख गया, मेरे पास अमेरिका से भी ऑफर्स थे, यूके से भी ऑफर्स थे, मगर मैंने अपनी देश की मिट्टी में रहना पसंद किया। आ जाता हूं बिहार पर पद्मजा जी। सत्य प्रकाश जी, ये द हिंदू में खबर छपी हुई है। आप मुसलमानों की सुरक्षा तो ठीक है, छोड़ दीजिए, आपके राज में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में दलित भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और पूरे मोहल्लों में आग लगा दी जाती है। सर, अभी मुद्दे पे रहते हैं कि वक्फ और मुसलमानों के जो मुद्दा आज हम बात कर रहे हैं, मुसलमान वोट की, उस पे रहते हैं, नहीं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज, साधु यादव क्या बोल रहे हैं, पूरा मुद्दा वहां चला जाएगा। आज बताइए कि क्या नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ये कह के कि या तो आप भाजपा के साथ है या मुसलमानों के साथ है? क्या उनके लिए टेस्ट ये करार दे? नीतीश कुमार जी को तो कटघरे में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। ठीक है, जब इनका जवाब दे दो, शेरो शायरी वाले फराज जी, ये वो लीडर हैं जिनके राज में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, खुलेआम मीडिया पे दिखाया गया किस तरह की गोलियां पंचायतों में चल रही है। वो उस पार्टी का प्रतिनिधि मुझे शेर सुना रहा है। क्यों? क्योंकि इनको अकबर इलाहाबादी ने बहुत करारा जवाब दिया है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंजन लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। प्रियंका भारती जी को बहुत शुभकामना दिया आपने, मेरी भी शुभकामना है। बिहार की तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, राजनीति में तरह तरह के फील्ड में आगे बढ़िए। बिहार की एक महिला हरमीत कौर भी हैं जो राष्ट्रीय हॉकी टीम में हैं। बिहार में पहले महिला हॉकी टीम नहीं खेला करती थी और राजगीर में राष्ट्रीय महिला चैंपियन हुआ वहां पर एशियाई खेल का, हॉकी का। ये बिहार है आज का। आप एक हिंदू की खबर लेके बैठ गए, मैं वो खबर आपको दिखाऊं जहां महादलित आयोग बना करके 25 दलित जातियों को नीतीश
नीतीश कुमार जी ने सीधा विकास का रास्ता दिया। राज जी थोड़ा बाहर निकलिए समाजवादी पार्टी के झूठे चश्मे से, जहां आजम खान एक विश्वविद्यालय के जीवन भर कुलाधिपति बना दिए गए। ऐसा कोई कानून बनता है कि जब तक आप जीवित रहेंगे आप इस उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहेंगे? आपके पार्टी की परिवारवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव जी की परिवारवादी पार्टी अद्भुत सामाजिक न्याय कर रही है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, मीशा यादव, राबड़ी यादव, सुभाष यादव और साधु यादव, अभी परिवारवाद पे नहीं जाते क्योंकि फिर धर्मेंद्र यादव। प्रभु, ऐसा बिहार को और उत्तर प्रदेश को सामाजिक न्याय नहीं चाहिए। कानून का राज स्थापित है, देश में बहुत कम है और मुस्लिम समाज पूरे के पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के विकास की धारा की राजनीति के साथ खड़ा है। ठीक है, बताइए मुमताज रिजवी, आप शुरू में भी हंस रहे थे, अब सत्यप्रकाश जी चौथी बार कह चुके हैं कि अब ये सब जो टोकनिज्म होता है ना, उसका कोई वक्त नहीं है। समग्र विकास हो रहा है, हिंदू का भी विकास हो रहा है, मुसलमान का भी विकास हो रहा है। जहां तक वक्त का सवाल है, उसमें अगर कोई संशोधन की जरूरत है, वो भी कानून के हिसाब से, जेपीसी के हिसाब से किया जाएगा। इसको आप जबरदस्ती का एक सेक्युलरिज्म का टेस्ट क्यों बना रहे? पद्मजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने तानाशाह को नहीं चुना बल्कि सरकार को चुना, और एक ऐसी सरकार कि जो तानाशाही न कर सके। आज अगर जेपीसी में वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है तो इसीलिए क्योंकि बीजेपी 240 पे सिमट गई और यूपी में बुरी तरीके से हारी, और बैसाखी पे है नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और नायडू की। अब आ जाइए मुसलमानों की बड़े हितैषी बन रहे हैं। अब सिर्फ मुसलमानों की क्यों, 2014 में कहा था आपने कि सबका साथ सबका विकास कहाँ नजर आ रहा है? और आ जाइए, आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या हुआ? आपने कहा था कि महंगाई जो है बहुत हुई, महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ है महंगाई? हमारा डॉलर कहाँ पे पहुंच गया, रुपया कितना नीचे चला गया, आप बताइए। और आ जाइए, आपने कहा था हर एक मिनट बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने कहा था एक मिनट, आपने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, कहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है? और आ जाइए, आपने कहा था हर शहर में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा नौजवानों के लिए, कहाँ? ये सब मैं मैनिफेस्टो बता रहा हूं, आप गुमराह कर रहे हो, मुसलमानों को दे रहे हैं। अरे क्या दे रहे हो मुसलमानों को? मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद कर दिया आपने। आप 72 मंत्री बनाते हो, एक मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं देते। आज अगर मुख्तार अब्बास नकवी होते माइनॉरिटी मिनिस्टर, तो ये जो इतना प्रोपगंडा हो रहा है, इतना जो वावेला मच रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में इतनी खराबी न होती, क्योंकि किरण रिजिजू को कुछ पता ही नहीं, वो कुछ जानते ही नहीं, वो कुछ समझते ही नहीं। इसीलिए पूरी भाजपा सरकार फंसी हुई है। तो इसलिए, और जहां आप कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट, मतलब जो आपने किया है थोड़ा बहुत मुसलमानों को सूद समेत उसूलना चाहते हैं आप। वक्फ पूरी जमीन, आप बताइए 9 लाख, आप बार बार कहते हैं 9 लाख। अरे भैया, वही जमीन बची है जहां पे मस्जिदें हैं। पूरे देश में 6 लाख मस्जिदें हैं, सब वक्फ में आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने कब्रिस्तान होते हैं वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी होती हैं, वो बच गए हैं। दरगाहें और खानकाहें बच गई हैं, इसीलिए बाकी जमीनों पे तो सरकारों ने कब्जा कर रखा है, प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर रखा है। आप छुड़ाइए ना इनको, जो भी गुनहगार चेयरमैन है या अफसर है उसको जेल भेजिए। आपका पॉइंट क्या है रिजवी साहब? आप जेल उनको नहीं भेज रहे, क्योंकि सरकार माफिया बनी हुई थी वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर के, और पूरी जमीनों का हड़पने का काम किया है। अब उसको लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब तो पूरी तकरीर करने लगे, आपका अब आइए बिहार की बात। बताइए, अब बिहार पे आया, बताइए। अरे मैंने मतलब पॉइंट अभी तक आपको समझ नहीं आया? नहीं आया, इतना मैंने बताया। क्या मेरा सीधा आपसे सवाल ये था बिहार में, हाँ, जदयू कह रही है कि हम सबका समग्र विकास करेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसमें आप जबरदस्ती वक्फ को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? लेकिन मैं मौलाना साजिद रशीद ही पूछ लेती हूँ, इनका यहाँ पर कंप्लेंट बहुत अहम बात है। आप एक सेकंड आप मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि अगर सौगाते मोदी हो रहा है तो मुसलमानों को भी अब बीजेपी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही है। यहाँ पर रिजवी साहब कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मोदी नहीं चाहिए, सौगाते मोदी नहीं चाहिए, हमारी जमीन छीन रहे हो, हमारी दरगाह छीन रहे हो, सौगाते मोदी नहीं चाहिए। वक्फ पे बोलिए, वक्फ है एक पैमाना, वक्फ है टेस्ट। सुनिए, नहीं देखिए, सौगाते मोदी में हम रिजवी साहब तकरीर हो गई, बहुत अच्छी तकरीर की है आपने, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल को लेकर, देखिए मैं भी चाहता हूँ कि वक्फ बिल में जो कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट हैं वो होने चाहिए, और सरकार इसमें हड़बड़ी में नहीं है। मैं मानता हूँ सरकार हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इसको
पेश कर रहा है लोगों के सामने, और जो लोग मुसलमानों के हितैषी बन के सामने आ रहे हैं, मैं उनके सामने एक सवाल छोड़ता हूं। 65 साल मुसलमानों ने भर भर के आपको वोट दिया, आपने मुसलमानों को क्या दिया? एक चीज मुझे बताइए, हाल ये है कि मुसलमान अब जो है दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के हितैषी आप बन रहे हैं। मुसलमानों के हितैषी बनने का सिर्फ नाम से नारा मत लगाइए, उनको कुछ दीजिए सही ना। आपने दिया तो कुछ भी नहीं। इसलिए देने के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे देना और ये कह देना हम आपके साथ खड़े हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल की बात है, समाजवादी पार्टी, जो भी ये पार्टियां मुसलमानों के हितैषी बनती हैं, ये आज इन्होंने, मुमताज भाई आप भी अच्छी तरह जानते हैं किस तरह मुसलमानों को अछूत कर दिया है। ये मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते, इनकी महफिलें मुसलमानों के बगैर हो गई। ये सारा कुछ मुसलमानों से अलग करना चाहते हैं हिंदू वोट लेने के लिए। यानी जो दाव बीजेपी ने खेला इनके सामने कि भाई हम हिंदू वोट के लिए मुसलमानों को पास नहीं लगा रहे हैं, तो इन्होंने भी ऐसा ही कर दिया। मुसलमान तो अछूत हो गया ना। मुसलमान का कौन है बताइए मुझे, कौन है मुसलमान? रशीदी उल्टा आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने ज्यादा बदतर उनकी कंडीशन कर दी है। फराज साहब, यही पार्टी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है मुसलमानों को इस हाल पर लाने के लिए। 1 मिनट, हम आजादी के बाद नौकरियों में कहां थे, पार्लियामेंट में कहां थे, विधानसभा में कहां थे, आज कहां है देख लीजिए। ये सब इन्हीं पार्टियों ने किया है हमारे साथ। बताइए फराज किद भाई। पद्मजा जी 1 मिनट। पद्मजा जी देखिए, पद्मजा जी देखिए, साजिद रशीदी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल बेसलेस बात है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, हम सब खाली मुसलमानों की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पीटीए की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें मुसलमान साहब बता दीजिए, समाजवादी के घर में कितने एमपी हैं? आपको एमपी क्यों नहीं बनाया? 10 एमपी है तो क्या समाज के घर में? सुनिए, समाजवादी पार्टी के अगर समाजवादी पार्टी के 10 एमपी है उनके घर में, मुसलमानों ने वोट दिया है, कितने मुसलमान एमपी हैं बताना जरा। अरे साजिद रशीदी साहब सुनिए, तो जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं उसका एक सभासद बता दीजिए। नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वकालत नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। आप मुझे बताइए, हमने आपको वोट दिया बताने तो दीजिएगा। 10 एमपी हैं घर घर के 10 एमपी। अरे हमने तो मुहिबुल्लाह साहब को भी एमपी बनाया। हमने तो मुहिबुल्लाह साहब को एक एमपी बना के आपने एहसान कर दिया। अरे सुनिएगा, आजम खान कहाँ है? देश में आजम खान कहाँ है? 35 एमएलए हैं साहब। आजम खान कहाँ है? 35 एमएलए हैं। अरे आजम खान कहाँ है? वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आजम खान कहाँ है मेरे भाई? आजम खान कहाँ है? आपसे हाथ जोड़ करके आजम खान ने कहाँ पहुंचा दिया आजम खान को आपने? मुसलमानों के साथ खड़ी है, लिल्लाह उनको मुसलमानों के साथ खड़ा रहने दीजिए। कोई मुसलमानों के साथ नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी बैसाखी। हमें आपकी बैसाखी नहीं चाहिए भाई साहब, माफ कीजिएगा। नहीं, आपकी ये फर्जी एडवाइस आपकी बैसाखी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं चाहिए आपकी बैसाखी। मुसलमान के लिए विकल्प है, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। नहीं, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं भाई साहब। तो गुंडाएंगे नहीं, हमें आपकी बैसाखी नहीं चाहिए। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी भी संवैधानिक पार्टी है। जो अगर कोई अलग लाइन ले रहा है तो उसको दलाली करना नहीं बोलते। कल को फिर यही बात कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भी बोल देगा ना कि आप एक मंच दे रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, वहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्या बोल रहे हैं? वो उनका एक मुद्दा है। मुद्दा उठा बोलने लगे कि वही लाइन, ये कुछ भी बोलेंगे फिर क्या कहेंगे? कुछ भी बोलेंगे। समाजवादी की दलाली खा रहे हैं क्या पद्मजा जी? इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है कि ये कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा। अरे भाई, अगर हमारे वकालत नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या दिया 65 सालों में आपने? गलत सिलेबस बताइए ना क्या दिया? साजिद रशीदी साहब, आपकी मेहरबानी की वजह से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी। हाँ बताइए, क्या आप ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं? ये भी सौगातें मोदी तो नहीं है जो साजिद रशीदी बोल रहे हैं? शिवम त्यागी, मैं कहना कितना अच्छा है, मतलब ये कितनी अच्छी साइट है कि जो मुसलमानों के ठेकेदार बन के एमवाई समीकरण साध के उनसे आज एक मौलाना सवाल पूछ रहे हैं कि बता दीजिए, कोई 5 काम नहीं गिना पा रहे भाई। इस बीजेपी के मौलाना नाम पर अगर मैं बताऊं तो इस देश में 2014 से पहले तक मुसलमान सिर्फ सरकारी नौकरी में 4.5% थे, जो आज 10% हो गए हैं भाई। वो कैसे हुआ?
अगर मोदी सरकार की मैं खास तौर पर बात करूं तो वहां पर अगर मंजिल योजना के तहत 98,000 युवकों को फायदा दिया गया तो वो इसलिए दिया गया ताकि वो विकास और कौशल योजना में आगे बढ़े। अगर उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को 23,000 लोगों को लाभार्थी बनाकर आगे लाया गया तो इसलिए ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो। यूपीएससी एसएससी में अगर जो है 23,000 लोगों को आगे बढ़ाया गया, उनको स्किल ट्रेनिंग दी गई तो वो इसलिए दी गई ताकि वो आगे बढ़ सके। इसलिए इस तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात नकवी साहब ने किया था, आपने उनको निकाल दिया। लेकिन क्या है मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने किया था, आपने उनको बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। दंगा करने वाले, मंत्री पत्थर मारने वाले इस तरीके के फ्रेंच एलिमेंट के खिलाफ हैं हम। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, समाज में आगे आना चाहता है तो स्वागत है। और मैं साजिद रशीदी की एपीजे अब्दुल कलाम आपके दौर में नहीं पैदा हुए, न बड़े हुए। नौकरी किसको मिला? समाज दौर में परिवार में किसको मिला नौकरी? लेवल के लोग पकौड़ा तलना नौकरी होता है? सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? पकौड़ा तलना नौकरी होता है? समाजवादी को और कांग्रेस को वोट दी है तो ठीक था। आज पलट के सवाल पूछते तो दलाल बता रहे हैं कि भाई सवाल पूछने उनको जवाब। शिवम त्यागी, आप साजिद रशीदी की आज हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जिसका सवाल वो पूछ रहे हैं फराज किदवई से, वहां पर जियाउर रहमान बर्क को आप उनका घर गिराने की भी कगार पे है ही ना। उनके खिलाफ पुलिस का केस कर दिया, उनका घर गिराने वाले हैं, बुलडोजर छोड़ दिया उनके ऊपर। क्योंकि उनका सांसद बिजली चोर है, क्योंकि उनके सांसद बिजली की चोरी कर रहे थे, क्योंकि उनके सांसद इस तरह की मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद पुलिस वालों के साथ स्थितियां ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद जो है वहां पर माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां ये है संभल में जब सरकार संभालने की बात करती है तो वो सांसद कंडक्ट कर रहे हैं। एक-एक करके, वो इसलिए नहीं कि मुसलमान है, वो माहौल खराब कर रहे हैं। प्रियंका भारती को आपत्ति है, क्या आपत्ति हो गया है? क्या आपत्ति है उनको कि वो साजिद रशीदी ने सवाल पूछ लिया? अच्छा एक सेकंड प्रियंका जी, पद्मजा जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना, पद्मजा जी आ रही हूँ। सारे भड़क गए, देख रहे हैं आप बोले तो दीजिए प्रियंका जी। हाँ अब सुनिए ना, एक सवाल और छोड़ रहा हूँ मैं पद्मजा जी, एक सवाल आपके पास। हर मुसलमान को कलाम चाहिए, हर मुसलमान इनको कलाम चाहिए, लेकिन इनका हिंदू का प्रतिनिधि नाथुराम गोडसे होगा, कपिल मिश्रा होगा और विधुड़ी होगा, जो 1 मिनट के भीतर मुसलमानों के 11 बार गाली देगा, वो भी सदन में। मौलानाओं की बात कर रहे थे, मधुबनी में किस मौलाना को दौड़ा करके पुलिस ने ब्रूटली पीटा था। देश के गद्दारों में सिर्फ मुसलमान आते हैं, तो वहां तो मुसलमानों का कहीं नाम नहीं लिया गया। हो रही है नहीं, तो वहां तो कहीं मुसलमानों का नाम नहीं लिया। देश के गद्दारों के साथ और क्या होना चाहिए? आरोप तो ये भी है, मुसलमान क्यों टेम कर रहे हैं आप भाई? ये भी है, सुनिए। नहीं ठीक है, बताइए ना, बताइए। मतलब अब उनको कलाम भी ना बनाए, उनको इससे नहीं, कलाम भी मत बनाओ। पूरा का पूरा नहीं, पूरा ठीक है, आगे बोलिए। क्या है अपने दोस्त का घर बचाने के लिए एंटीला की जो प्रॉपर्टी है ना, वक्फ की ही प्रॉपर्टी निकल गई, पूरा बिल ले आए समर्थन में, दोस्त का घर बच जाए। लालू जी का निजी घर तो अपना ही है ना, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, खतरनाक ऐसा तो नहीं है। तोड़ने वाला बिल है। लालू जी का जो घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ऐसा भी देख लेना। ये देखिए, तो सुधार की जरूरत है। अब कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, उसका फैसला तो ट्राइब्यूनल और कोर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संसद की इमारत वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी निकल जाए, तो अभी उस पर हम डिबेट थोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ बताइए साजिद रशीदी, क्या सवाल है? यही तो है। बोलने दीजिए साजिद रशीदी, तब कितनी बार बोले? मुमताज आलम रिजवी से एक बात और कहना चाहता हूं। आज साजिद रशीदी बोलते हुए अच्छे लग रहे हैं। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को जेब कतरे दिए, मुसलमानों को राहगीर लुटेरे दिए, मुसलमानों को बदमाश दिए। कांग्रेस ने हमें हमेशा बदमाशी के रूप में देखा है, हमें जेब कतरों के रूप में देखा है। आज आप देखिए, जितने भी जेब कतरे लुटेरे मुसलमान लड़के थे, वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा हमें छूट दी है, सरकार तो चाहे करो, नहीं, तो चाहे करो। नहीं, ये आप किस बिना पे कह रहे हैं? में रहते थे हम लोग। ये कैसा इल्जाम? आज अगर वो बच्चे सही स्थिति पे दिए जा रहे और अपना काम कर रहे हैं, भाई आपको सोचना चाहिए, यही काम कर रहे हैं। चलिए, वो तो आपको सलाह दे रहे हैं, उल्टा रिजवी साहब आपको सलाह दे रहे हैं। और देखिए, मैं एक आंकड़ा देना चाहती हूँ, आप खुद सोचिए, ये बात सच है कि ज्यादातर देश का मुसलमान अभी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को वोट देता है। लेकिन हाल फिलहाल में आपको याद होगा, गुजरात में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, वहां का जो नतीजा आया, उसके हिसाब से एक 82 ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट थे जो बीजेपी के टिकट पर लड़ते हुए जीते हैं, और वो भी गुजरात के अंदर। और ये आंकड़ा बढ़ा है।
उन्होंने 103 कैंडिडेट उतारे थे। 2018 में 46 मुसलमान जीते थे गुजरात में बीजेपी के टिकट पर, और इस बार वो फरवरी 2025 में बढ़ करके 82 हो गए हैं। साजिद रशीदी कह रहे हैं, रिजवी साहब आप भी उसी पंक्ति में जुड़ जाइए। देखिए, साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सौगाते मोदी आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी वापस ले लें, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बहाल कर दें, ये 72 जो मंत्री में मुस्लिम नहीं उसमें मुस्लिम ले लें। बीजेपी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई जन्मजात दुश्मनी थोड़ी, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ मुसलमान खड़ा रहेगा। लेकिन ये कि आप जो है मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों को गाली देंगे, मुसलमानों को बाहर रखेंगे इक़्तिदार से, और फिर आप कहेंगे कि साहब हम तो बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत काम कर रहे हैं तो चलिए यूपी में आ जाइए, नंद किशोर गुर्जर के सवाल का जवाब दीजिए, क्यों कारण बताओ, वो तो भी भाजपा के एमएलए है ना। और आ जाइए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप पूरे देश से स्लाटर हाउस बंद कर दीजिए। आप रामनवमी की बात क्यों करते हैं? पूरे देश से स्लाटर हाउस बंद कर दीजिए, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। और आ जाइए, गौ माता को आपने जो है राष्ट्र पशु क्यों अब तक घोषित नहीं किया? 11 साल की सरकार हो गई। अगर यही बात है ना आप करने वाली बात, तो कीजिए। ये सारे काम आप कर नहीं रहे हो। आप हिंदू मुस्लिम कराते हो पूरे देश में, आप पूरे देश में पत्थर चलवाने लगे, पूरे देश में पत्थर वोट देना शुरू कीजिए, सब काम होंगे। वक्फ वापस देना शुरू कीजिए, वो उल्टा आपको चैलेंज दे रहे हैं, वक्फ वापस करा दीजिए, वक्फ बिल वापस करा कैसे दीजिए। काम होगा हमें वही तो बताइए ना। नहीं, 100 सोनार की ना 1 लोहार की। सुनिए। अमित शाह जी ने कहा कि बिल तो यही वाला पास होगा। मुमताज भाई, जब तक हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे उससे क्या मांग सकते हैं हम? ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हमें वोट तो देना चाहिए पहले, अभी तो हम कहेंगे हमारे लिए ये करो। वोट दिया क्यों नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से जीत के आए। 1 मिनट, मैं बताता हूँ। अच्छा, वोट कैसे देंगे? अरे उम्मीदवार तो खड़ा करो, वोट किसको दें? रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी को 1 मिनट। साजिद साहब, अरे साजिद साहब सुनिए, ऑब्जेक्शन है मुझे। एक सेकंड, क्या ऑब्जेक्शन है? क्या ऑब्जेक्शन है? सबको ऑब्जेक्शन है। नकवी को रामपुर से टिकट दिया गया, वो जीत गए। यहाँ पर एक अलग ही हंगामा खड़ा कर दिया है, सबको ऑब्जेक्शन। नहीं, फराज साहब कुछ बोलेंगे? अच्छा, बस 10 ही सेकंड लीजिएगा। मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले एक बात हुई थी महाराष्ट्र में कि एक मुस्लिम परिवार ने कहा था कि हम मोदी जी के समर्थक हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, और उनको वोट देकर आए हैं। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, समाज से उनको अलग कर दिया था। आज साजिद रशीदी ने 2 बातें क्या बोल दी, चारों की चारों विंडो इतना चीख और चिल्ला रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर डिबेट में बहिष्कार ना कर दें। वो तो कह रहे हैं ये भी आपकी देन है। साजिद रशीदी सरकारी मुसलमान है। मेरा दुरुस्त है, अच्छी बात है। मोदी की सौगात का अगर असर ये है, फराज साहब स्कॉलर बैठे, ये भी बताओ फराज साहब क्या है आपका ऑब्जेक्शन? फिर मैं सच में कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ बिहार को लेकर के। फराज साहब क्या है ऑब्जेक्शन? भाजपा को वोट देने के लिए हम सब तैयार हैं। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मौका दो एक पार्टी को। सुनिए मैडम, सुनिए तो एक करके रिजवी साहब। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं तुम वोट दोगे तभी तो वो काम करेगा, मौका तो दो। ये घोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बयान है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये भारत सरकार है। उनको वोट दे चाहे न दे, उनके देश के सारे नागरिकों को ये काम करना पड़ेगा। नहीं लेकर बैठे, इसलिए आपने ऐसा ना हो एक आधी योजना में आप भी आते हो, उसमें आप भी लाभार्थी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आई ऑब्जेक्ट कहा है। क्या TV9 भारतवर्ष इसको इंडोर्स करता है? कर सकते हैं पद्मजा जी, क्या TV9 भारतवर्ष इसको इंडोर्स करता है? अगर वोट नहीं दे रहे तो वोट देने की अपील क्या कर दी तो हंगामा हो गया, देख रहे हैं आप। इन्होंने अभी कहा, क्या TV9 भारतवर्ष इनके स्टेटमेंट को इंडोर्स करता है कि अगर आप वोट देंगे तब फिर वो आपके साथ खड़े होंगे, आपका काम करेंगे? वो एक अलग व्यक्ति है, वो उनका विचार है, मैं उनका मुंह तोड़ना बंद कर दूंगी। पद्मजा जी, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, समाजवादी वालों का वोट जा रहा है, कह रहे हैं देखिए ये कैसे कोई मुसलमान इस तरह की, ये उनका मत है, वो चाहते हैं वो जिसको वोट करे वो मन चाहे उनका। बट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अरे सर, वो उनका मत है ना। ये जो फराज साहब जो है पीछे आपको ऑब्जेक्ट करना मुझे बात कहने दीजिए। सत्य प्रकाश जी, आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए। नकवी जीत करके फराज साहब सुन लीजिए, थोड़ी सभ्यता लाइए। जीत करके आए हमेशा। साहब मुस्लिम स्कॉलर साहब थोड़ा सुन लीजिए दूसरों को, दूसरे पक्ष को।
फराज साहब ने जो पीछे किताबों का अंबार रख के किसी चीज को असंवैधानिक बता रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी बात रखना संविधान सम्मत है। जो रशीदी साहब मौलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही कि मुस्लिम को टिकट देगा, वोट दोगे तो शायद टिकट भी मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी किसी भी राज्य की और देश की सरकारें हमेशा तमाम वर्गों के हितार्थ काम करती रही। लेकिन सच्चर कमेटी जब आया, उसमें जो रिपोर्ट निकला, उस पर कांग्रेस और जितनी समाजवादी पार्टियां थी, लालू जी की पार्टियां थी, राजद, सबको सांप सूंघ गया। उस रिपोर्ट पे भी बैठे रहे, कभी कुछ किया नहीं, और जब कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ बिहार को लेकर के। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रियंका भारती और अभी जो साजिद रशीदी ने कहा है उसको लेकर के इतनी आपत्ति क्यों है लोगों को, शायद इसका जवाब इन आंकड़ों से समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, अभी हाल ही में सबसे चुनाव कौन से हुए हैं, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसमें कुल मिलाकर के जदयू 16 सीटों पर लड़ी और 12 सीट उसमें जीते। एक मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, मात्र एक मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने किशनगंज से खड़ा किया था, मुजाहिद आलम, और वो हार गए। यानी कि फिलहाल जदयू के खाते में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। बीजेपी वो 17 सीटों पर लड़े और किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन दिलचस्प बात यहां पर आती है, अगर हम आरजेडी की बात करें तो उन्होंने 23 सीटों पर वो चुनाव लड़े और उसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया और दोनों के दोनों हार गए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ा लोकसभा में बिहार से, और उसमें भी उन्होंने 2 मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया और दोनों के दोनों कटिहार और किशनगंज से जीत गए। यानी कि प्रियंका जी, आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, फिर भी आपने सिर्फ 8% अपने टिकट लोकसभा में दिए मुसलमानों को, और जिनको दिए भी वो भी हार गए। कांग्रेस पार्टी ने 22% दिया और दोनों के दोनों जीत गए। क्या असल में यहां पर आप दोनों के बीच में लड़ाई है कि भाई कौन ज्यादा मुसलमानों को बताएगा कि हम आपकी असली पार्टी हैं, कांग्रेस या आरजेडी? कांग्रेस और आरजेडी में ना कभी लड़ाई थी ना कभी लड़ाई होगी। सोनिया जी का और लालू जी का संबंध कैसा है ये पूरा देश जानता है। बाकी रही बात आंकड़ों की, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात की है, हमने उतना टिकट दिया और मुसलमान नहीं पहुंच पाए सदन में, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 2 MLC मुसलमान बनाए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, सैयद फैजल अली जी। उसके अलावा हमने राज्यसभा में भी भेजा फैयाज अहमद जी को, इसके पहले अशफाक करीम जी को। अब मुझे ये बताएं, आंकड़ों पे ही बात हो रही है, मुझे बताएं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, भाजपा का एक भी MP पहली बार मुसलमान क्यों नहीं है इस देश में? इसका जवाब होगा। गुजरात में मुसलमानों की बात हो रही थी, राजदीप सरदेसाई जी का एक वीडियो आया जिसमें वो खुल करके बता रहे हैं 144 लगा हुआ है गुजरात में, मतलब कि 4 लोग, जब से भाजपा की सरकार है तब से, मतलब 4 लोग इकट्ठा भी होंगे प्रोटेस्ट के लिए, तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो इकट्ठा ही नहीं हो सकते। ये है गुजरात की स्थिति। अभी सदन की स्थिति यही है, जब जेपीसी की बात होती है, जब वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड की बात होती है, बिल की बात होती है, एलओपी का माइक बंद कर दिया जाता है। जो उसके खिलाफ में बोलने की कोशिश करते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो आप तो आवाज को जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम जनता को आखिर क्लैरिफाई करेंगे तो कैसे बताएंगे? ठीक है, अभी समय की कमी है, यहाँ से तो ये मुद्दा शुरू ही हुआ है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह ही दिया है कि हम पूरे देश के अंदर इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। शुरुआत बिहार से हुई है, पर क्या अब ये एक टेस्ट बन जाएगा कि मुसलमान वोट किसके साथ खड़ा रहेगा? बिहार में ही नहीं लेकिन पूरे देश में क्या हर पार्टी को अपना ये टेस्ट देना पड़ेगा? जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां होती हैं, क्या उनको इस टेस्ट पर खरा उतरना पड़ेगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अड़ी मैम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।